जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोग सबसे पहले करेंगे हिंदी का खात्मा, उसके बाद सामान्य ज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद साथियों रीजनिंग होगी और फिर मैथ होगी। यानी कि जो भी आपके साथियों जहां जहां से जिन जिन विषय से जिन जिन टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो में साथियों आपने एंट्री कर दी है तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। तो लगभग शुरू के जो 90 प्रश्न होंगे वो हिंदी के और जीके जीएस यूपी जीके के होंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, बताइए। देखिए, अल्प विराम साथियों कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें पूर्ण विराम आपका ऐसे बनता है, निर्देशक चिन्ह आपका ऐसे बनता है। ये अवतरण चिन्ह साथियों कोई चिन्ह नहीं होता है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो यहां पर साथियों किसकी बात चल रही है? साथियों यहां पर खड़ी पाई की एक तरीके से बात चल रही है। यानी कि ये चिन्ह विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। आपने कभी देखा है कि अंग्रेजी भाषा में इसका इस्तेमाल होता हो? नहीं होता है कभी भी साथियों खड़ी पाई का। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यानी कि कहां पर आपको दिक्कत लग रही है। देखिए, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। यहां पर आपको बताना है साथियों कहां पर आपको दिक्कत लग रही है, बताइए। देखिए, यहां पर थोड़ी ना वक्ष पर थोड़ी ना होगा साथियों, ठीक है, सीने पर होना चाहिए। यानी कि राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। यहां पर अशुद्धि है कुछ साथियों, और अशुद्धि है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यानी कि फिर से साथियों अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो, साथ क्यों नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक। क्या लिखा हुआ साथियों? देखिए, क्रम से अगर बात करें, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते हो। यहां पर होना चाहिए तुम्हारी नहीं, यहां पर लिखा होना चाहिए साथियों अपनी। क्या होना चाहिए? यानी कि पूरा वाक्य आपका कैसे बनता? तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, ये होना चाहिए था। तो दिक्कत यहां पर है। और अशुद्ध भाग कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, समुद्र मंथन करना, इसका मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, या दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। तो मैं कहूंगा साथियों, जब बहुत कठोर परिश्रम किया जाता है ना, तो कहा जाता है भाई तुम तो समुद्र मंथन कर रहे हो। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। विरोध करने का इसका मतलब साथियों क्या होता है, बताइए। कि विरोध करने का मतलब होता है सिर झुकाना, या सिर उठाना, या सिर कटाना, या सिर चढ़ाना। तो मैं कहूंगा देखिए, विरोध करना, मान लीजिए साथियों कि आपका कोई भाई है, आप उसका विरोध कर रहे हो, यानी कि आप उसके सामने सिर उठा रहे हो, ठीक है ना। तो सिर उठाने को एक तरीके से कह सकते हैं विरोध करना, विरोध करने को कह सकते हैं सिर उठाना। जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है कि नाश कर देना, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। अगर बात करें पानी में आग लगाना, नाश करना, या पानी भरना, या पानी फेर देना, या साथियों पानी पानी होना, बताइए। चलिए, देखिए, पानी फेर देना यानी कि तुमने तो भाई सारा कुछ नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, यानी कि तुमने तो इस काम पर एक तरीके से पानी फेर दिया साथियों। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर आपसे पूछा जाए कि अलंकार कौन सा है। तो साथियों कभी भी ये पंक्ति आपको देखने को मिले तो श्लेष अलंकार आपको साथियों लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है साथियों, बताइए। विभत्स रस का, अद्भुत रस का, करुण रस का, या साथियों शांत रस का। तो अगर बात करते हैं यहां पर विभत्स रस की, तो ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जुगुत्सा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों विभत्स रस का स्थायी भाव है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, बताइए। तो छंद की रचना साथियों स्वर के समायोजन से होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, बताइए। तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो भ्रमर गीत के साथियों रचयिता कौन है, एक तरीके से बात करें तो सूरदास इसके रचयिता हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा।
प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द साथियों बताइए क्या हो सकता है। तो प्राण प्रिय की अगर बात करें, सहचरी कहेंगे, संगिनी कहेंगे, प्रेमिका कहेंगे या अर्धांगिनी कहेंगे। तो यहां पर सबसे सटीक आपका जो जवाब होगा वो अर्धांगिनी के साथ जाएगा, यानी कि प्राण प्रिय की अगर बात करें तो अर्धांगिनी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, पंक्ति में के रचनाकार कौन है साथियों बताइए। तो इस पंक्ति के रचनाकार कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए मारुत का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जिसके मारुति होती ना, मारुति बहुत तेज चलती है, मारुति बहुत तेज चलती, हवा के समान चलती है। तो मैं कह सकता हूं मारुत का मतलब हो जाएगा साथियों हवा। मारुत का मतलब क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं वायु हो जाएगा। तो मारुत का पर्यायवाची इसमें से साथियों वायु है, जिनका भी आंसर यहां पर बी था, तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। तो निराला जी साथियों इसके रचयिता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ए ओ कौन सा स्वर है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सा स्वर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके से आपके संयुक्त स्वर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या आ जाएंगे साथियों, एक तरीके से आपके संयुक्त स्वर आ जाएंगे। साथियों अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी पीडीएफ साथियों दी जा रही है जिसको पढ़कर एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। इसमें देखते हैं साथियों आखिर इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, एक बार साथियों देख लीजिए। अभी 2024 की बात करें साथियों, 2000 यानी कि 17 फरवरी की दोनों शिफ्ट और 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा साथियों जो 2020 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन है। जो 2019 में पेपर हुए थे, 2018 में पेपर हुए थे, अगर बात करें 2006 से लेके 2000 साथियों कब तक, 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी शिफ्ट्स का साथियों सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इस पीडीएफ के माध्यम से। यानी कि इस पीडीएफ में हिंदी भी है, जीके भी है, सामान्य ज्ञान, यूपी जीके की बात करें, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब कुछ साथियों इसमें है। तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं साथियों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी टीम के व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे। वहां से साथियों आपको सिर्फ 25 रुपीज का पेमेंट करना होगा। एक बारकोड आपको या फोन पे नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना होगा 25 रुपए का। तुरंत पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। मेरा मानना है कि लगभग कुछ नहीं 70% तो पेपर आपका इन्हीं साथियों इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल जाएगा। और सबसे अहम बात तो यह है कि इसमें 2024 वाली साथियों चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर भी साथियों व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छोटा ओ और बड़ा ओ के उच्चारण स्थान साथियों क्या है। तो ये किसके अंतर्गत आता है साथियों, ये आप भी जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका जाएगा टी के साथ। उसके बाद देखिए मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें मात्राएं कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बताइए। तो व्यंजनों का यहां पर साथियों जिक्र आया है और व्यंजनों की जब हम बात करते हैं तो 33 आपका सही जवाब होता है। यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। उसके बाद देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, कंठ है। क्या है साथियों, कंठ है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या है बताइए। तो पा वर्ग की अगर बात करें तो ओष्ठ है। क्या आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों क्या है बताइए। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों देखते जाइए और अपनी हिंदी को साथियों मजबूत करते जाइए। तो टा वर्ग का उच्चारण साथियों किसके अंतर्गत आता है बताइए। चलिए तो अगर आपका उत्तर साथियों मूर्धन के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों किसके अंतर्गत आता है। तो ये तो तालु के अंतर्गत आता है। चा छा जा झा उआ या शा छोटी बड़ी ये सब साथियों तालु के अंतर्गत ही आते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो ये तो 4 प्रकार के होते हैं। या रा लावा या अंतःस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है बताइए। तो
संज्ञा से बना हुआ विशेषण साथियों इसमें से कौन सा है? तो कुलीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना विशेषण साथियों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये है, ये है, ये है, बाकी ये नहीं है। अब ये नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है बताइए। तो किस शब्द की बात चल रही है साथियों? देखिए समझ, अगर बात करते हैं यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं जो 13 शब्द है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो 13 शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। उसके बाद देखिए कि कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो क्रिया से बना हुआ विशेषण साथियों ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाकी ये नहीं है। तो ये नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है बताइए। तो पुल्लिंग से बना हुआ साथियों स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? तो काली शब्द आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है बताइए। तो कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के। तो मैं कहूंगा अगर बात करते हैं साथियों जो आपका लाल फूल शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखिए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो ये तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको साथियों जवाब देना है। उसके बाद देखिए प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण साथियों 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दांत का उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है? तो दांत का उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है बताइए। चलिए क्या आपका सही जवाब हो सकता है बताइए भाई। तो यहां पर अगर बात करें नाक आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दांत का उच्चारण स्थान साथियों क्या है? तो नाक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं साथियों बताइए। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वाह का उच्चारण स्थान साथियों क्या है बताइए। यानी कि वाह की अगर बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है साथियों बताइए। तो ये तो दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्न में से कंठ ध्वनि साथियों कौन सी है बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ के अंतर्गत इसमें से गा आता है और घा आता है। तो राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। महेंद्र का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा बताइए। तो महेंद्र की यहां पर बात चल रही है, यानी कि महेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की बात चल रही है। तो महाधन इंद्र अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान साथियों क्या है बतलाइए। तो ता की अगर बात करिए तो दंत के अंतर्गत आता है। दंत के अंतर्गत ता, था, दा, धा ना आते हैं। यानी कि आंसर जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। का वर्ण किसके योग से बना है साथियों बताइए। तो का की अगर बात करते हैं देखिए एक तो का बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं साथियों छोटे आ की मात्रा है, लेकिन अगर छोटे आ की मात्रा हटाएंगे तो नीचे हलंत आ जाएगा और साथियों छोटा आ जाएगा। तो अब ये बनेगा साथियों एक तरीके से, यानी कि इसके संयोग से बनेगा आपका कावर्ण। तो ऐसा कहां पर आपको नजर आ रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए शाह कौन सा व्यंजन है साथियों बताइए। यानी कि शाह साथियों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस शब्द में क्या साथियों, किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है बतलाइए। तो यहां पर अगर बात करते देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें वर्ण संबंधी अशुद्धि साथियों अगर बात करें तो किसके अंतर्गत है बतलाइए। यहां पर अगर बात करें दो में मुझे दिक्कत लग रही है, यानी कि देखिए आगामी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्जवल की अगर हम साथियों बात करते हैं तो क्या आता है? 2 बार आधा आधा जा आता है। तो उज्जवल साथियों कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अध्ययन की साथियों जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 बार या आता है, ठीक है ना। उसके अलावा अधीन भी बिल्कुल सही लिखा है। तो इन 2 में साथियों मुझे दिक्कत लग रही है, अशुद्धि दिख रही है। खैर उसके बाद देखिए किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं साथियों बताइए। तो किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं बताइए, क्या होगा सही जवाब आपका बताइए। देखिए एक तारा यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है साथियों बताइए। देखिए अब आपके सामान्य ज्ञान के यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बेंगलोर को साथियों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था? तो मुंबई में स्थापित हुआ था साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, तो कहां पर
साथियों स्थापित किया गया? देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। तो जमशेदपुर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों फटाफट आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देना है, और अगर किन्हीं प्रश्नों के आंसर आपको नहीं पता है तो उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। देखिए भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो कितने क्षेत्रों में विभक्त किया है साथियों? 16 क्षेत्रों में विभक्त किया है। 16 से 17 अगर आपका ऑप्शन आ जाए तो 16 से 17 आप लोग लगा देंगे। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो साथियों कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है साथियों बताइए? तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, कहां से होता है साथियों? तो राजकीय मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। तो मैं कहूंगा साथियों राष्ट्रीय और राजमार्गों से होता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना साथियों कब हुई थी बताइए? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1872 में हुई थी, यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत साथियों दूसरे स्थान पर है, यानी कि जनसंख्या की जब हम बात करते हैं। देखिए अब अगर बात करते हैं, ये पुराना सवाल हो गया, अब इसका राइट आंसर ये नहीं हो सकता। अब यहां पर अगर बात करें प्रथम स्थान हो, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में साथियों भारत का पहला स्थान है। राइट आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है बताइए? तो गोवा की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य साथियों कौन सा है? तो गोवा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो हरियाणा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है बताइए? तो वो कौन सा राज्य है साथियों? तो वो राज्य का नाम क्या है? केरल उस राज्य का नाम है, यानी कि जिस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बताइए? तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें सबसे कम किसका है साथियों? अरुणाचल प्रदेश का है, इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अगर बात करें साथियों गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति जो है ना साथियों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें देखिए भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो किसकी बात चल रही है? अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है बताइए? तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत साथियों कब हुई थी बताइए? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक न किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है बताइए? तो भारत की अगर बात करें, भारत एशिया के दक्षिण एशिया का भाग है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग का हिस्सा है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारत का प्रथम क्या साथियों? भारत का प्रथम नगरीकृत क्या लिखा हुआ है साथियों? यहां पर अगर बात करें नगमीकृत मुख्य बंदरगाह इसमें से कौन सा है? तो मुख्य बंदरगाह की अगर बात करें इंदौर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है बताइए? तो अगर आपका राइट आंसर साथियों विशाखापट्टनम है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं बताइए? तो यहां पर अगर बात करें साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान साथियों क्या है बताइए। तो भारत का स्थान दूसरे नंबर का है। कौन से स्थान का है साथियों? दूसरे नंबर का है। उसके बाद देखिए भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो साथियों कितना है यहां पर अगर बात करें तो 80% आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहां पर अगर बात करें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है साथियों, नेशनल हाईवे 7 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला साथियों कहां पर स्थित है? तो ये तो जामनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? जामनगर। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए। तो पवन ऊर्जा के मामले में साथियों भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों कहां है? यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों जूट की तो पश्चिम बंगाल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका भी आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुक्सा बाघ परियोजना साथियों भारत के किस राज्य में है बताइए। तो ये तो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि बुक्सा बाघ परियोजना की अगर बात करें कि ये कहां पर है तो ये साथियों पश्चिम बंगाल में है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो किस मिट्टी का विस्तार साथियों अधिकतम है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। राइट आंसर यहां पर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? क्या वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कार्बेट नेशनल पार्क की, तो कार्बेट नेशनल पार्क आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय गेंडे साथियों कहां पाए जाते हैं बताइए। चलिए, तो भारतीय गेंडे कहां पाए जाते हैं साथियों? काजीरंगा अभ्यारण्य में ही भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें साथियों भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो कौन सा है, किसकी बात चल रही है साथियों? गोवा की बात चल रही है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से साथियों सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है बताइए। तो किसकी सीमा नेपाल से मिलती है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों जिन लोगों ने भी यहाँ पर क्लास को लाइक न किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को साथियों आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों वर्षा ऋतु रहती है। कौन सी ऋतु रहती है साथियों? वर्षा ऋतु रहती है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है कौन सा बताइए। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है साथियों? प्रायद्वीप पठार है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है साथियों? देखिए और बताइए। राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है? तो यहां पर अगर बात करें देखिए कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये तो साथियों नेपाल में है। ये कहां पर है साथियों? ये आपकी नेपाल में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं है। कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है बताइए। चलिए पालघाट की अगर बात करते हैं, पालघाट दर्रा ये साथियों केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कितने डिग्री का अंतर है साथियों? 30 डिग्री का अंतर है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो साथियों 30 डिग्री का अंतर है। मैं आपको बता चुका हूं कितने डिग्री का साथियों, 30 डिग्री का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? तो साथियों किन्होंने किया था? यूनानियों ने किया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई बताइए। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई साथियों, यूनानियों ने चलाई। किसने चलाई साथियों, यूनानियों ने चलाई। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो साथियों 7 भागों में विभक्त था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो यह काम साथियों कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो साथियों राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 10 फरवरी को। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है। तो 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो साथियों कहां पर सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के प्रश्न आएंगे और मैथ के साथियों क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत कीजिए। सभी का स्वागत है। और यहाँ पर से जो आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है वो रीजनिंग और मैथ्स का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 8 का किसी तरीके से रिलेशन जो है 24 से दिया गया है, 18 का जो 114 से दे रखा है। ठीक पहले वाले और तीसरे वाले में जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा ना वो ठीक और ठीक आपका सेकंड और थर्ड में भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। वही चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। ठीक है, देखो एक चीज बहुत आसानी से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक बहुत बढ़िया तरीका है पता है कि सर 8 तियां हमारा कितना होता है। तो सभी को पता होगा कि सर 8 तियां हमारा 24 है। क्या ये जो रिलेशन है पूरी तरीके से इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, और एक एक चीज का जो सोल्यूशन है बड़े ध्यान से निकालो। ठीक है, पहले तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। देखो भाई, क्या 8 एकम 8, 8 तियां 24 होता है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है कि 8 तियां जो है हमारा 24 होता है, लेकिन 18 तियां हमारा 114 जो है वो नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 8 दूनी अगर हम यहाँ पे 16 कर देते हैं और प्लस हम आपका यहाँ पे 8 कर देते हैं तो कितना होगा। आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर 8 दूनी हम लोग यहाँ पे 16 करते हैं। ठीक है, और प्लस में अगर हम आपका 8 कर देते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर 16 प्लस हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, मतलब बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा ये बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यही होगा। ठीक है, अगर यही सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले में, तो यहाँ पे 18 है ना, 18 से 114 आप कैसे लेकर आओगे। 18 से 114 तो आप ऐसे ही लेकर आओगे ना कि जब आप 18 में 6 का गुणा करोगे और 6 को जोड़ोगे तभी हमारा यहाँ पर कितना निकल के आएगा। तभी आप बोलोगे कि सर हमारा जो है ना यहाँ पे 108 प्लस 6 मतलब हमारा यहाँ पे 114 जो है वो निकल के आपका आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 52 दिया गया है। 52 आप यहाँ पर कैसे लेकर आते हैं, इस बात को समझना। पहले जो है वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोबारा में जो है वो आपका 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले में आपका किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पर जो है वो आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड वाले की अगर हम कंडीशन को देख रहे हैं कि एक नंबर जो आपका 6 है उसी को यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना। ये जो 6 दे रखा है इसी को आपका जोड़ रहे हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो चीज हम भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ कि अगर 20 का टेबल 4 से पढ़ोगे तब तो ये आपका ज्यादा बार में जाएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 14 का टेबल अगर आप 4 बार में पढ़ोगे, बोलेंगे सर ये भी हमारा ज्यादा बार में चला जाएगा। तो अगर हम 12 का टेबल यहाँ पर 4 बार में पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं 4 आपका जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना होगा। तो बोलेंगे सर 52 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टी वाला जो है वो हमारा सही उत्तर बनेगा। अगला देखिए, डिफरेंट वन आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सा है। ठीक है ना, अगर CZWT में यहाँ पे देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है। आप ये बोलोगे कि सर अगर CZ से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो -3 का गैप है। ठीक है, C से Z के बीच में आपका जो है वो यहाँ पे -3 का गैप दे रखा है। ठीक है ना, Z से W के बीच में भी आपको यहाँ पे -3 का गैप दे रखा है। W से T के बीच में -3 का गैप दे रखा है। तो यहाँ पर तो -3 का गैप चल रहा है। P वाले में देखते हैं, P से M तक भी आपका -3 है, M से J तक -3 और J से G तक भी आपका -3 है। ठीक है, अगर S वाले में देखोगे तो S से भी आपको यहाँ पर -3 दे रखा है, यहाँ पर -3 और यहाँ पे -3। तो ये वाला जो है वो आपका डिफरेंट वन हो जाएगा, इसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए कि असंगत का यहाँ पे चयन करना है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो आपके सामने अड़चन लगा रहा है, कोई व्यक्ति आपको अटका रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को वर्जित कर रहा है और आपको अनुज्ञा दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज को समझो
कि सर अगर हम यहाँ पे 3 के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग के 3 जो है अनुज्ञा, मतलब हमने आपको क्या कह दिया, हमने आपको बोल दिया कि भाई ऐसा कार्य कर लो जाके, और ये तीनों में हम आपको क्या कर रहे हैं, तो तीनों एक दूसरे के, पहला चीज तो क्या है, ये आपके समानार्थी हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर ये तीनों के तीनों जो है ना वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समानार्थी हो जाते हैं, ठीक है। जब तीनों आपके समानार्थी हैं तो इन तीनों का मतलब होता है रोक लगाना कहीं ना कहीं, और इसका मतलब हो गया आज्ञा देना कि भाई तुम ऐसा जो कार्य है उसको आप जाके यहाँ पे संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंट वन का चयन करना है कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 किसी प्रकार से आपके समान है और एक जो है वो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एक जो है वो आपको यहाँ पे असमान दे रखा है। उस असमान का चयन करके बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा, ठीक है भाई। देखो 727 आपके सामने दिया गया है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 727 का रिलेशन 609 से है, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 727 के 191 का जो है वो आपका 177 से है, फिर आपका 373 का 255 से है, और लास्ट में आपका 797 का रिलेशन जो है 679 से है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है वो आपका डिफरेंट वन है, कौन सा वाला जो है वो आपका यहाँ पे असंगत है, ठीक है। असंगत का चयन करना है और बहुत ही ज्यादा आपका संगत का चयन करना आसान होगा। अब देखेंगे किस तरीके से जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलिए इन तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो आपकी देखी जाती है वो देखा जाता है आपका गैप कितना है ना। अगर 727 से 609 के बीच में अगर आप यहाँ पे इसका अंतर देखते हो तो भाई सीधी सीधी बात है कि सर यहाँ पे जो हमारा अंतर आ रहा है ना वो 118 का जो है अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है। कितने का अंतर निकल के आ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारा अंतर है वो 118 का अंतर दे रखा है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 191 से अगर 177 के बीच में देखोगे तो कितने का अंतर है, तो आप ये बोलोगे सर 14 का हमारा अंतर है। यहीं पर इसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितने का अंतर दे रखा है, यहाँ पर भी आपको 118 का अंतर दे रखा है। सीधी सीधी बात है कि ये जो थर्ड वाला है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीके से आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। आपने देखा कि 191 से 177 के बीच में बहुत कम गैप है, बाकी सब में जो है वो आपका 100 का अंतराल जो है वो सीधा सीधा दे रखा है, तो बाकी सब वाले जो है वो आपके कहीं ना कहीं सेम होंगे और दूसरा वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि इनर्शिया को इन्होंने किसी कोड लैंग्वेज में सीधा सीधा ये बोला है कि RGVK-GBZ, ठीक है। फ्लॉवर आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। एक बात को बड़े ध्यान से समझो, आई का सीधा उल्टा क्या होता है, तो बोलेंगे सर आई का उल्टा हमारा आर होता है ना। अगर आई का विपरीत बोलेंगे, हमें ज्यादा इसमें खून मतलब ज्यादा ही खून नहीं अपना खर्च करना है, ठीक है। अगर इसके विपरीत के बारे में बात करते हैं तो आई का विपरीत क्या होता है, तो बोलेंगे सर आई का जो विपरीत है वो हमारा आर होता है ना। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। उसी हिसाब से एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, ऑप्शन आपके सभी डिफरेंट वन है। एफ का उल्टा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर यू होगा। यू वाले 2 ऑप्शन आपके दे रखे, एक पहला है एक आपका चौथा वाला है, ठीक है। जी से अगर आप यहाँ पे माइनस का, ठीक है ना, एन से अगर माइनस का 7 करते हो तो जी मिलता है। एल से माइनस का 7 करने पर आपको कितना मिलेगा, तो भाई आसान सा जवाब है कि सर ई हमारा आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ेंगे। प्रफुल्लित है कोई, ठीक है ना, और उसी का रिलेशन यहाँ पे उदास से दे रखा है और किसी को जो है बहुत ही ज्यादा शांत कर रखा है। शांत करने का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। प्रफुल्लित कोई व्यक्ति जब होता है उसका पूरा का पूरा विपरीत जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, उदास दिया गया है, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने आप में बड़ा ही यहाँ पे प्रफुल्लित है, उसी का विपरीत यहाँ पर क्या दे रखा है, उदास दे रखा है। शांत है अगर कोई व्यक्ति तो इसी का विपरीत यहाँ पर क्या दे रखा है कि सर उसको भड़काया जा रहा है, ठीक है ना। क्या करा जा रहा है, भड़काया जा रहा है। 6, 43, 304, 2, 1, 3, 3। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो भाई 6 सत्ते हमारा 42 होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 42 में इन्होंने क्या जोड़ा है, एक ही तो जोड़ा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 43 का रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पर देखना है तो 43 सत्ते अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे और 3 इसमें जोड़ देंगे, 43 सत्ते हमारा 301 होता है, ठीक है। और 3 इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो 304 होगा। 304 का टेबल 7 बार में पढ़ोगे तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 28, ठीक, 7 चौक 28। 28 में अगर 7 जोड़ोगे तब आएगा यूनिट डिजिट आपका 3। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर 7 से तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और कितना जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर भी तो 7 से मल्टीप्लाई होगी और जोड़ना कितना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर जोड़ना यहाँ पे 7 पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या जो है वो आपकी चल रही है। बहुत आसान है। 7 सत्ते 49 का 9, 9 6 आपका कितना होता है, तो 9 6 आप ये बोलोगे सर हमारा 15, 1 16 17, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 14
938 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। भाई देखो 7 या हमारा 21 है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाए। 21 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 7 कर दो, ठीक है। तो सीधा सीधा हमें पता चलेगा कि सर 38 जो है वो हमारा यहाँ से रहेगा, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे हमारे पास क्या है, MSK का रिलेशन यहाँ पे MSK GUMAWJ और UYL, फिर आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ठीक है। एक चीज को बड़े ध्यान से देखो कि भाई कोई मुश्किल सवाल नहीं है। M से अगर आप माइनस का 6 करते हो तो आप कहाँ पे पहुंचते हो, G में पहुंचते हो, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप सीधा सीधा ना इसका बीच वाला चेक करो, ठीक है ना, ये जो बीच वाले आपको दे रखे ना ABPC, इसको चेक करो। S से अगर U तक जाओगे तो क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, ठीक है ना। यहां से यहां तक अगर जाओगे तो प्लस का क्या करोगे, 2 करोगे। U से W तक जाओगे तो क्या करोगे, आप प्लस का 2 करोगे। W से Y तक जाओगे तो आप प्लस का 2 करोगे। Y से अगर आप प्लस का 2 करोगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, आसान भाषा में हमारा A आएगा, तो मतलब OAI जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए रिलेटेबल, रिलेशन, रिलेटेड, रिलेटिव और रिलेटेबल, यहाँ पे बताना है कि अगर शब्दकोश के हिसाब से, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से देखेंगे तो पहले दूसरे तीसरे अंक में यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये भी कोई मुश्किल नहीं है। RE आपका सब में दे रखा है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एक जगह फिर RE के बाद में L है, बोलेंगे सर सब में REL है, कॉमन है। फिर आपका A तक है, रिले तक जो है वो आप सब में यहाँ पे सेम देख रहे हो। T तक भी आपका सब में सेम है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। रिलेटेबल में अगर बात करते हैं, T के जस्ट बाद आपका A आता है, तो मतलब ये तो आपका पहले स्थान पर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, पहले स्थान पर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो I है, E है, I है, I है, तो तीसरा वाला आपका हो जाएगा दूसरे स्थान पे कि नहीं, बोलेंगे सब बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे T के बाद देख रहे हैं E आ रहा है, बाकी सब में I आ रहा है, तो ये तीसरा वाला आपका हो गया, ठीक है। T के बाद में आपका I दे रखा है ना यहाँ पे, तो रिलेटिव, रिलेटिबल और रिलेशन, यहां तक I तक आपका सेम है। फिर आपका O आ रहा है, तो मतलब दूसरा वाला आपका पहले होगा, तो 5 3 2, ठीक है ना। मतलब आपका ये जो है सीधा सीधा अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका या तो B हो सकता है या फिर D हो सकता है, एक आपको और यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। रिलेटिव मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं V आपका रिलेटिबल में भी आ रहा है, रिलेटिव में भी आ रहा है, फिर इसके बाद आपका A आ रहा है, ठीक है ना, V के बाद A आ रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर D वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 18 36 18 3 36 6 54 9, 18 कम 18 का टेबल अगर आप 18 में जोड़ोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या 18 दूनी हमारा कितना होता है 36 होता है, 18 3 हमारा कितना होता है 54 होता है, 18 चौक हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर हमारा 72 होगा, और यही जो है वो इसका क्या बन जाएगा, सही उत्तर बनेगा, ठीक है। पिल्ली का रिलेशन यहाँ पे बिलौटे से है, और आपको बताना है कि बाकियों का जो है वो यहाँ पर क्या हुआ। पिल्ली क्या होता है, एक तरीके का सभी को पता है, बिल्ली जो है वो हमारा पशु है, ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाता है, पशु हो जाता है। ये क्या होता है, पशु का यहाँ पे शिशु होता है, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे शिशु होता है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी में सबसे बड़ा सरदार जो होता है ना, रानी मक्खी होती है। पेंगुइन का मृग छौना नहीं होता है, लेकिन शार्क का जो है वो यहाँ पे मेमना होता नहीं होता है, लेकिन गाय का जो है बछड़ा यहाँ पर होता है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है हमारा क्या बनेगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि अगर हमारे सामने यहाँ पे ये जो प्रश्न आकृति दे रखी है PQ वाली, इसमें ये बोल रहा है कि अगर एक तरफ इसके मिरर रख दिया जाए तो इसकी जो उत्तर आकृति बनेगी तो वो हमारी किस तरीके की बनेगी, जरा ये बताइए, ठीक है ना। चलिए सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो सीधी सीधी बात है, राइट की तरफ जो है वो हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे राइट है, ये दूसरी तरफ क्या जाएगा, आपका लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपका लेफ्ट की तरफ है ये हमारा राइट में हो जाएगा, तो इसको उठा के उधर चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसको उठा के इस तरफ चेंज कर देंगे। तो भाई सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो B वाला दे रखा है क्या बनेगा, ऐसा सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथ को बस समझना बड़े आराम से, इससे ज्यादा आसान सब्जेक्ट जो है वो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पर है कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी। कोई एक आदमी है वो क्या कर रहा है, 2 वस्तुएं आपकी खरीदता है। हमने कहा ठीक है भाई, 2 वस्तुएं उसके द्वारा खरीदी गई, जिसमें से प्रत्येक की जो कीमत थी वो 3050 रुपए थी। एक बात को बड़े ध्यान से समझना, एक आदमी खुद को ले लो, यहाँ पे किसी दुकान पर जाओगे, 2 वस्तुओं को खरीद रहे हो, प्रत्येक की जो कीमत है 3050 रुपए है। अब होता क्या है, उसमें एक वस्तु जो है 10% हानि पर
और दूसरी जो है 10% लाभ पर बेच दी। एक आदमी ने वस्तुएं खरीदी, दुकानदार ने क्या करा कि जो यहाँ पे दोनों वस्तुएं जो उसने एक रेट पे बेची ना, एक पे उसको 10% की हानि हुई है, दूसरे पर उसको यहाँ पे 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हमने कहा सर यहां तक हम समझ गए, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ जो है इस पर हुआ है या फिर उसको यहां पर हानि हुई है। एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि सर चाहे हमारा लॉस हो चाहे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो, दोनों ही चीजें हमारी किस पर होती है, तो दोनों ही चीजें हमारी क्रय मूल्य पर होती हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास दोनों का जो क्रय मूल्य है वो एक्चुअल रेट या फिर जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना बनेगा जाके, तो हम यहाँ पे आसान भाषा में ये बोलेंगे कि सर जो दोनों का जो हमारा पास रेट है ना या फिर दोनों का जो हमारे पास क्रय मूल्य है वो हमारे पास कितना है, तो बोलोगे सर दोनों का जो क्रय मूल्य है वो मिला के कितना हो जाएगा, तो भाई आसान भाषा में आप ये बोलोगे सर 6100 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब पहली वस्तु का जो रेट था मतलब 3050 रुपए था, उस पर उसको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3050 पर ही तो हो रहा है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 3050 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा, क्योंकि लॉस हमेशा कैसे लिखा जाता है, आपका माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ेंगे ही तो आपस में, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 6100 रुपए क्रय मूल्य है। अब क्या हो रहा है, एक पर उसको 20% लाभ हो रहा है, तो 3050 पर अगर हम लोग बात करते हैं 20% का अगर उसको लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 120% होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब जरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे 3050, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 बटा आपका हो जाएगा 100। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, एक जीरो से एक यहाँ पे कट हो गया, प्लस इसको लिख देते हैं 3000 आपका 50, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 120 बटा आपका क्या रहेगा, 120 बटा आपका रहेगा 100। एक जीरो यहाँ पे कट, एक जीरो यहाँ पे कट, दोनों बातें आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं है। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझो कि 305 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ोगे तो कितना आता है, आप बोलोगे सर अगर 10 तक पढ़ते हैं तो हमारा 3050 आता है। 3050 को 305 में से आप एक बार घटा दो, सॉरी 3050 में से आप 305 को घटा दो तो 2745 ही तो आएगा। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 2745। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 305 का टेबल अगर आप 12 बार पढ़ोगे तो हमें देखो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 3660 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास यही होगा। ठीक है, चलिए अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 का 5 आपका रहेगा और 6 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 7 6 13 1 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 6405 रुपए हो जाएगा। अब जरा ये बताओ कि जो दोनों चीजें उसने बेची थी 6100 में बेची थी, ठीक है, सॉरी दोनों चीजें जो उसने यहाँ पे, दोनों चीजों का जो रेट था वो 6100 रुपए था, अगर उसने एक पे 10% लॉस कमाया और एक पे 20% का लाभ कमा लिया तो उसने चीजें 6405 में बेची है ना, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लाभ ही तो हो रहा है। जरा ये बताओ, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब देखना है कि कितने % लाभ हुआ है। लाभ अगर आपको निकालना है तो आप ये बोलोगे सर 6405 जो है इसका विक्रय मूल्य है और इसका क्रय मूल्य कितना था, तो आप बोलोगे सर 6100 रुपए था, बटे में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 6100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में बताना है तो 100 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत एक सॉल्यूशन आप मान लो या फिर इसको एक बहुत एक छोटा सा आप यहाँ पे तरीका मान लो, इसी तरीके से जो है यहाँ पे सवाल लगाए भी जाते हैं। ठीक है ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब भाई सीधी सीधी बात है, 6405 में से 6100 को घटाओ। ठीक है, ना घटा पाओ तब भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको तो घटा ही लोगे, इतना तो मतलब कर ही सकते हो। तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा लाभ ही निकलेगा, और कितना लाभ निकलेगा, तो बोलेंगे सर 5% लाभ निकलेगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो एक बार हम इसको बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड में आपको बताते हैं। भाई 2 0 से 2 0 हमारे क्या, बोलेंगे सर बिल्कुल 2 0 से 2 0 हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, या फिर देखो 6405 में से अगर आप यहाँ पे 6100 को घटाओगे तो 305 बचेगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास कितना हो जाएगा, 305 बटा हो जाएगा 100, सॉरी बटा हो जाएगा आपका 6100। ठीक है, बटा हो जाएगा आपका 6100 और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 100। ठीक है ना, यही तो होगा, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमारे पास यही होगा। 305 अगर बटा अगर आप यहाँ पे कितना कर दोगे, 6100 को अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, तो सीधा सीधा देखो 305 एकम 305, 0.05 आपका हो जाएगा। अब ये दो ऊपर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो मतलब हमारे पास कितना बचेगा, 5% बचेगा कि नहीं, वो भी लाभ हो रहा था, हमें पहले ही पता चल गया था, बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, सवाल ऐसा नहीं है कि मैथ के अंदर बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इस चीज को याद रखना है।
उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है, जरा बताइए। भाई ये भी जो है बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है इस चीज को समझना बहुत अच्छे तरीके से। एक सम चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। सम चतुर्भुज कैसा होता है सभी को यहाँ पे पता होगा कि सर सम चतुर्भुज जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, सम चतुर्भुज हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। चलो भाई अब क्या बोल रहा है, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, इसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो सम चतुर्भुज है ना, इसकी जो भुजा आपको दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, वो आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दी जा रही है। हमने कहा कि सर अगर भुजा के बारे में यहाँ पर लिखना है तो हमने लिख लिया कि सर कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है कि और एक विकर्ण जो है वो आपका 24 का है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक विकर्ण बनाएंगे ना तो वो हमारा 24 का है, ठीक है। आप इस तरीके से ही तो करोगे, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे एक विकर्ण होगा, ठीक है। इस तरीके से भी ड्रॉ कर लो, वरना इसको और अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता है कि सर इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। एक विकर्ण ये हो जाएगा और विकर्ण तो हम ये भी इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक विकर्ण आपका 24 का बोल रहा है, हमने कहा ठीक है भाई 24 का क्या हो जाता है, एक विकर्ण हमारे पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई जब ये 24 का विकर्ण है, ठीक है, तो दूसरा वाला विकर्ण भी आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा विकर्ण आप कैसे निकालोगे, आपको पता है। आप एक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझो कि अगर इस विकर्ण के 4 पार्ट यहाँ पे करे जाते हैं, ठीक है ना, अगर ये विकर्ण आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, क्या अगर उसने बोला है कि एक विकर्ण जो है वो हमारा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये 12 और 12 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 12 का होगा। दूसरा विकर्ण अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। भुजा माइनस क्या कर देंगे, हाफ जो विकर्ण है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, भुजा माइनस हम लोग यहाँ पे जो हमारा हाफ विकर्ण दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरा विकर्ण लिख लेगा वो क्या लिख लेगा, 2 इंटू रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे आसान भाषा में बात करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144, 2 रूट में हो जाएगा 256। अगर इसको सॉल्व करेंगे 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास कितना निकल आएगा, दूसरा विकर्ण जो है वो हमारे पास लिख लेगा 32 का, ठीक है। दूसरा जो विकर्ण हमारे पास लिख लेगा कितना लिख लेगा, 32 सेंटीमीटर का लिख लेगा। सम चतुर्भुज का आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू D1, ठीक है, इंटू आपका D2, ठीक है। D1 हमें पता है कि कितना था हमारा 24 था, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हमारा 24 इंटू हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। तो कितना हमें यहाँ पे मिलेगा, तो भाई आसान भाषा में काट लो कि सर अगर काटेंगे 12 जमा हमारा 32 कितना हो जाएगा 384। ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही बनेगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने यहाँ पर एक सवाल है कि 3 संख्या आपको दी गई है, ठीक है ना। 3 संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो यहाँ पे कितना है, 27 है, ठीक है ना। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तीनों संख्याओं का जो औसत है आपको बताना है कि भाई कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा, या फिर पहले ये वाला काम पहले ये वाला कर लो कि ABC एक काम को 5, 20, 60 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वह उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ABC यहाँ पर है, ठीक है। A जो है 5 दिन में करता है, B जो है 20 दिन में करता है, C जो है वो उसको क्या करेगा आपका यहाँ पे 60 दिन में करेगा। एक दिन का हमको यहाँ पे काम बताना है कि एक दिन में ये जो काम है वो कितने समय में पूरा कर लेंगे, फिर एक दिन में अगर ये लगते हैं तीनों साथ में तो कितना काम जो है वो यहाँ पे इनके द्वारा पूरा जो है वो आपका करा जा सकता है, ठीक है। इतनी बेसिक सी बात आपको यहाँ पे बतानी है भाई। अगर हम यहाँ पे बेसिक सी बात को निकालेंगे तो देखो हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1/5, ठीक है ना, प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका 60। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इनका जो LCM है वो कितना निकलेगा, बोलेंगे सर 60 हो जाएगा। 5 का टेबल 12 बार पड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 आपका, ठीक है। 20 का टेबल 3 बार पड़ा तो यहाँ पे रहेगा आपका 3। 60 का टेबल 1 बार पड़ा तो यहाँ पर रहेगा 1। 16 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। काटेंगे तो देखो 4 चक्कू 16, ठीक है, और 4 धामन 40 और सॉरी हाँ
4 चक्कू 16 और 4 धामा 40, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो कितना बचेगा आपका 4/15 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर हम लोग इस कार्य को देखेंगे तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे और कितना हमारे पास निकल आएगा, तो 4 3 12। ठीक है, तो हमारे पास कितना रहेगा 3 सही 3/4 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, सम्मुख है आपके कि ए बी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इस पूरे का क्या है आपका होल ऑफ स्क्वायर बराबर आपको बताना है कि कितना जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। 1 मिनट रुक जाएगा, ये वाला सवाल तो ना करते हुए दूसरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो ये करते हैं। 8 का 15 प्लस 6 प्लस आपका 27 माइनस 3 भाग में आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसको याद रखना, भाग का चिन्ह है ये आपका यहाँ पर। 6 प्लस आपका 4, इसको जरा सरल करके बताओ कि इसका जो मान है वो यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, सरल करके बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका मान है वो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा और इसका जो सही उत्तर है वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखो कि भाई 8 पंजे सॉरी 8 15 15 अट्ठे हमारा कितना होता है, तो 15 का टेबल जरा यहाँ तक पढ़ दो तो बोलेंगे सब बिल्कुल सही बात है। ये अगर हम यहाँ पे का वाला पहले सॉल्व करेंगे, बॉड मास ओ जो है, ओ का मतलब हमारा ऑफ होता है और इसी का मतलब आपका का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा 6 रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए बिल्कुल सही, 120 और प्लस आपका 6। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारे पास बोलेंगे 27 माइनस आपका 3 रहेगा। 27 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 24। ठीक है ना, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, तो आप ये बोलोगे सर आसान भाषा में हमारा यहाँ पे बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, डिवीजन हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे, डिवीजन हमारे पास यहाँ पर रहेगा 6 और प्लस हमारे पास रहेगा यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं है। अगर इस डिवीजन को हम यहाँ पे हटाएंगे तो इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में जो है इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका 1/6 हो जाएगा और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 चक्कू हमारा 24, 4 और 4 हमारा 8, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 120 प्लस 6 और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, 128 और 6 हमारे पास कितना होगा, तो बोलेंगे सर 134 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि 134 जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सॉल्व हो गया सभी को यहाँ तक। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, 27 दे रखा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझ गए कि अंतर जो है वो कितना दे रखा है, आपको 27 दे रखा है। ठीक है, तीनों संख्याओं का जो औसत है वो आसान भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताइए। एक बात बड़े ध्यान से समझो कि अगर 3 संख्या हमारे पास ये दे रखी है कि 1/2 दिया गया है, ठीक है, रेशियो में 2/3 दिया गया है, रेशियो में 3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा। ठीक है ना भाई, 2 छंग हमारे पास 12 होता है, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है, 2 छंग हमारे पास 12 होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला मतलब हमारे पास 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 चौका 12, तो 4 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 चौका 12, 4 और 4 दूनी हमारे पास 8, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे सर, यहाँ पे अगर देखते हैं 1 मिनट रुक जाओ, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखते हुए चलते हैं। ठीक है ना, काटा पीटी करते हुए कि सर 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 तियां 12, 3 तियां 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 9 जो है वो इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेशियो है, रेशियो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रेशियो जो है वो आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक चीज को समझना, रेशियो जो है वो आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 6x 8x 9x। ठीक है ना, यही तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज समझो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 9x - 6x का अंतर लिखेंगे, कितना लिखेंगे,
तो हम ये बोलेंगे सर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, अंतर जो है वो आपका 27 है। ठीक है, 3x बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पे 27, तो x बराबर कितना होगा हमारे पास 9 होगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत बताना है तो बहुत ज्यादा आसान है। तीनों संख्याओं का औसत आप सभी सटीक तरीके से तभी बता पाओगे जब आपको तीनों संख्या पता होंगी। मतलब हमारे पास रेशियो में है तो 6 नीम हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, और 6 नीम अगर 8 नीम हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 9 का देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81, बटा कितना रहेगा हमारे पास रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास 207 बटा हमारे पास हो जाएगा 3, और यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा आपका 6-9 जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है वो आपका सी वाला बनेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। यहाँ तक जो आपके सवाल हैं कुल मिला के आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब एक चीज आपको बहुत अच्छी अनाउंस कर देते हैं, होता क्या है कि यूपी पुलिस का आपका पेपर जो है वो जल्द से जल्द आपका होगा। ठीक है, होना तो है ही, तो ये चीज तो आपकी निश्चित है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका पेपर जो है वो जरूर होना है। ठीक है, अब ध्यान में आपको एक चीज यहाँ पे रखनी है, ध्यान में क्या चीज रखनी है उस चीज को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, आपको हम अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देते हैं। ठीक है ना, अगर आप हमसे नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 9369, ठीक है, 602451, ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, ये जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है। आप डायरेक्टली हमको यहाँ पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे। अगर आपका कोई क्वेरी भी है उसका भी समाधान हमारे द्वारा कर दिया जाएगा, और आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है हमारे द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है ना, पीडीएफ जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 25 रुपए का है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें सभी के सभी जो है वो आपके सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक जितने यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं टोटल पेपर का, ठीक है, यूपी पी के जो भी आपके यहाँ पे टोटल पेपर हुए हैं उन टोटल पेपर का यहाँ पर क्या दिया गया है, टोटल पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, आप सीधा सीधा ये चीज जो है यहाँ पे जाके हमको मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी टाइम, और सिर्फ पीडीएफ का जो रेट है वो सिर्फ आपका 25 रुपए है। सभी लोग हमसे जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।